अगले दिन सुबह उठी, सिर भारी था। ब्लैक टी बनाकर एक बिस्किट खाकर डिस्प्रिन निगलकर वापस लेट गई। आधा घंटे बाद उठी तो फिर ऑफिस में फ़ोन किया। सर, मैं आज नहीं आ पाऊँगी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रिया, आना ज़रूरी है, इट्स अर्जेंट। जाना ही पड़ेगा। बेमन से तैयार होने लगी, अलमारी खोली, बेकार कपड़े ढूंढने लगी, पर उसकी चॉइस हमेशा क्लासी थी। वो चाहती थी कि वो ऐसी लगे कि शेखर क्या, कोई भी उसकी तरफ देखना भी न चाहे, पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें बुरी लग सकती थी। काश मैं नाइटी में जा सकती। अपने इस ख्याल पर उसे खुद हंसी आ गई। उसने स्काई ब्लू बेस डार्क ब्लू जरी बॉर्डर सिल्क साड़ी के साथ कानों में उसी कलर के मीनाकारी स्टंट से लुक कंप्लीट किया। ब्लू कलर की छोटी सी बिंदी लगाकर बालों में ढीला सा जूड़ा बना लिया। एक हाथ में कड़ा डाल दूसरे हाथ में घड़ी पहन ली। मिरर में देखा तो खुद कंफ्यूज हो गई कि बेकार ऐसे लगते हैं। जब वह पहुंची तो लोग उसे नोटिस कर रहे थे। कुछ क्लिंग्स ने तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी किया। आज उसने बैठने के लिए ऐसी जगह चुनी जहाँ से उस पर किसी का ध्यान न जाए, पर सर ने उसे बुलाकर आगे बैठा दिया। शेखर ठीक उसके सामने बैठा था। प्रिया ने उसे टोटली इग्नोर कर दिया। जैसे ही लंच टाइम हुआ, प्रिया सबके बीच बैठ गई ताकि शेखर उसे तंग न कर सके। तभी किसी ने उसे एक नोट पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, माय लव, शाम को मिलते हैं। उसने नोट फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। लंच करने बैठी पर खाना गले से नीचे नहीं उतरा। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो जल्दी जल्दी लगभग दौड़कर निकल गई। आज दी के घर चली जाती हूँ, क्योंकि वो देख चुकी थी कि शेखर मीडिया से बात कर रहा था। प्रिया ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकल गई। दी के घर पहुंचकर जान में जान आई। उसने बच्चों को गले से लगा लिया। दी उसे बड़े प्यार से देख रही थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही है, चल आजा चाय पीते हैं। सच्ची दी, आपकी अदरक वाली चाय बहुत मिस कर रही थी। चलो पिलाओ, चलो पिलाओ। कुछ दिन यहीं रुक जा दी, कल छुट्टी है, परसों चली जाऊंगी। ऑफिस दूर पड़ता है यहाँ से। तेरा बैग कहाँ है? आज आपके कपड़े पहन लूँगी। चल आजा, चेंज कर ले, आराम से बैठ, तब बात करते हैं। दी, माँ नहीं है, पर आप माँ जैसी परवाह करते हो, वही प्यार आप में महसूस करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। पगली, दी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। सोचने लगी, दी को शेखर के बारे में बता दूँ, पर क्या बताऊँ? कविता से बात करूँगी, वही उसे समझा देगी। डिनर में दी ने उसकी पसंद के भरवा करेले मशरूम पनीर बनाया। बड़े प्यार से उसे ज़बरदस्ती खिला रही थी। जीजाजी कह रहे थे, प्रिया खा लो, ऐसा मौका कभी कभी नसीब होता है। मुझ पर तो तुम्हारी दी हर समय गुस्सा रहती है। दी की सासू माँ ने जीजाजी को डांटते हुए कहा, राजेश, बेटियों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वो भी मेरी बेटी है। बेटा तू तो आती नहीं है, आ जाया कर, मन लगा रहेगा। जी माँ, ज़रूर आऊँगी। बातें करते करते 12 बज गए। दी को गुड नाइट कहकर सोने के लिए रूम में आ गई। नींद आई तो सपने में भी शेखर दिखाई दिया। हड़बड़ाकर जाग गई, उठकर बैठ गई, पानी पिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर खुद से कहा, प्रिया सोने की कोशिश कर। अगली सुबह देर से उठी तो खुद पर शर्म आ रही थी। दीदी की सासू माँ पूजा करके निवृत्त हो चुकी थी। प्रिया, आओ साथ में चाय पियेंगे। गुनगुने पानी के बाद चाय पीकर लॉन में टहलने लगी। आज सचमुच उसे सुकून महसूस हो रहा था। नहा धोकर दी के साथ बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन देखा तो मालती का फ़ोन था। मैम साहब, आप कहाँ हो? मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। मालती को बताकर वो आश्वस्त हो गई। फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करने लगी। व्हाट्सएप पर मैसेज था,
अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। क्या करूँ, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। सोच विचार कर उसने तय कर दिया था, अब वो उससे सीधे सीधे बात करेगी और उसे कह देगी कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स क्लास से आती हैं। वो सोच रही थी, मैंने ये इज्जत, ये ओहदा अपनी मेहनत से हासिल किया है, उसका क्या है? बाप दादा की कमाई पर सीईओ बनकर बैठ गया है। मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। बदतमीज इंसान। शेखर के बारे में जितना ज़्यादा सोचती उसे उतना ही गुस्सा आ जाता। दी के घर 2 दिनों तक रहकर वह वापस आ गई। अगले दिन ऑफिस था। ऑफिस जाकर उसे तरोताज़ा महसूस हो रहा था। वो शेखर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहती थी, पर वो था ही, उसके दिमाग में जोक की तरह चिपक गया था। उसका ख्याल उसके दिमाग में आता जा रहा था। सोच रही थी कि अगर वापस आया तो उसे ऐसा डांटेंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो पुलिस भी कंप्लेन करेगी। जब कुछ दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो आश्वस्त हो गई। सोचा कि लगता है कोई और मिल गई होगी, उसके पीछे पड़ा होगा। कविता का भी मैसेज आया, पर उसने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। संडे का दिन था। सुबह नाश्ता करने के बाद वह लॉन में बैठी हुई थी। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी तो वो खड़ी हो गई। देखा, उसमें से कविता उतरी, गेट खोलकर अंदर आई, इतराकर चिल्लाते हुए उसके गले लग गई। सरप्राइज! इधर आ रही थी तो सोचा कि तुझसे मिल लूं। वो भी उसे देखकर खुश हो गई। चल बैठ। इतने में गेट पर आवाज़ हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। असल सरप्राइज तो बत्तीसी दिखाते हुए उसके सामने खड़ा था। शेखर आ रहा था तो इसी के साथ चली आई। तेरा जीजाजी कुछ ज़रूरी काम में बिजी थे। काम से नहीं, जानबूझकर आया है, उसने मन में सोचा। कल ही 15 दिन बाद अमेरिका से लौटा है। बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वो चुप रही। भाभी, लगता है आपकी दोस्त आपको बाहर से ही वापस भेज देंगी। पता नहीं इसे मेरे घर के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है। प्रिया सोचते हुए बोली, चलो अंदर चलते हैं। कविता के आने से जो खुशी मिली थी, शेखर के आने से वो गायब हो गई थी। अंदर आकर कविता घर का जायजा लेने लगी। वाह, तेरी पसंद तो हमेशा से ही अच्छी रही है। सब कुछ कितने अच्छे से सेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छी चीज़ों की परख कम है। शेखर, कविता ने उसे डांटा। वो पूरे अधिकार से घर में घूमने लगा। घर पूरी तरह से सुसज्जित था। एक एक चीज़ को प्रिया ने सोच समझकर खरीदा था। प्रिया ने कविता को पूछा, क्या खाओगी? वही जो मुझे हमेशा से पसंद है, तेरे हाथों के पकोड़े। चल आजा, दोनों मिलकर बनाएंगे। भाभी, यहाँ आकर भी आप बनाएंगी? आपको चेक करना चाहिए कि इनके हाथों का स्वाद अब भी बरकरार है या नहीं। चल तू बैठ, मैं बनाती हूँ। वो किचन में आकर चाय का पानी चढ़ाकर पकोड़े की तैयारी करने लगी। यही कोई 20 मिनट बाद आलू प्याज के पकोड़े, हरी चटनी जो उसने मालती से बनवा कर रखी थी, और चाय लेकर आ गई। पकोड़े खाकर कविता चहक उठी। क्यों शेखर, मैं कह रही थी ना कि प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो कुछ बोलता, इससे पहले प्रिया ने व्यंग्य कसा। हम साधारण लोगों की पसंद और अमीर लोगों की पसंद अलग होती है। लगता है अमीर लोगों ने काफ़ी खुन्नस हैं आपको। वैसे आपको प्रोटीन शेक, अलग अलग तरह के सूप, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड वेजिटेबल, ग्रिल्ड फिश, सुशी, थाई फूड और डाइट फूड भी बनाने आने चाहिए। क्या पता कब बनाना पड़ जाए। पसंद बदल जाती है कभी कभी। और आपसे ऐसा किसने कहा? अमीर लोगों की पसंद अलग होती है। मुझे तो। ऐसा कहकर वो मुस्कुराया और उसे सिर से पैर तक देखा। प्रिया असहज हो गई। वो तो शुक्र था कि कविता पकोड़े खाने में बिजी थी। प्रिया सोच रही थी कि ये लोग बस यहाँ से जाएं। इसने तो मेरा संडे भी ख़राब कर दिया। मुझे कल इधर काम है, आऊँगा
तो 1-2 दिन इधर रुकूंगा, कुछ लोगों से मिलना है। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। हाँ भाई रुकना, ऐस हैं तुम्हारे, विला है, नौकर चाकर हैं, और क्या चाहिए? कविता मुस्कुराई। तुम क्या सोच रही हो? कविता ने प्रिया को झकझोर दिया। कुछ नहीं, उसने उदासीन भाव से उत्तर दिया। अरे भाभी, जैसे मुझे कुछ लोगों से मिलना है, वैसे ही आपकी सहेली भी कुछ लोगों से नहीं मिलना चाहती होंगी। ऐसा ही है ना? उसने प्रिया की आंखों में देखकर कहा। चलो शेखर, देर हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। कविता ने प्रिया को गले लगाया। दोनों बाहर चले दिए। अच्छा, जल्द ही मिलेंगे प्रिया जी। शेखर ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुस्कुराया। ये सुनकर प्रिया का खून खोल उठा। ये बंदा हमेशा के लिए कहीं क्यों नहीं चला जाता? यहाँ रुक रहा है तो मतलब टेंशन पक्की है। शेखर की हंसी याद करके वो बेहद नाराज़ थी। सोचने लगी, दूसरों का मजाक उड़ाने में जिसे मज़ा आता हो, वो इंसान दिल का कितना बुरा होगा। इसके माता पिता ने इकलौती औलाद होने के कारण इसे बहुत सिर पर बैठा रखा है, इसीलिए इतना बदतमीज़ है। औरतों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है इसके दिल में। और वो कविता इसे लेकर मेरे घर में आ गई, कितना खुश होकर खी 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 कर रही थी। और कोई नहीं मिला साथ लाने को, ड्राइवर को साथ लेकर ही आ जाती। पर उस बेचारी को भी क्या पता कि ये कैसा है। जब से मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी है। खास ज़िंदगी में भी एक डिलीट ऑप्शन होता तो मैं उस ऑप्शन को डिलीट कर देती जब ये मुझे पहली बार मिला था। अब आगे क्या हुआ? उसने अपने आप से कहा। ऐसे नहीं चलेगा। ये मेरी नरम दिल्ली का फ़ायदा उठा रहा है। जब एक बार मैं इसे फटकार दूंगी, फिर यह समझेगा। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। याद आया कि गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है। इस समय टैक्सी में चली जाती हूँ, शाम को ऑफिस की गाड़ी से आ जाऊँगी। आज दिन बड़ा थका देने वाला था। ऑफिस में ढेर सारा काम था। शाम को ऑफिस से लौटी तो थकान के मारे हालत ख़राब थी। मालती को खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। सोच रही थी कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी। आज वो चैन से थी क्योंकि शेखर से उसका कोई सामना नहीं हुआ था। उसने वेजिटेबल सूप बनाया। मालती सब्जियां काट कर रख गई थी। सूप पीकर छत पर आ गई। पूर्णिमा का चांद बेहद खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को छूकर निकल रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और दी को कॉल की, पर उन्होंने नहीं उठाया। इस समय वह बहुत अकेला फील कर रही थी। घूम फिरकर ध्यान शेखर पर चला गया। उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, कामयाब है, गुड लुकिंग है, अच्छे ख़ानदान का है, रिच है, फिर क्यों फ्लर्ट करके थकता नहीं है ये इंसान। सोचते सोचते उसने पुराने गाने सुनने शुरू कर दिए। एक बात तो उसमें और मुझमें कॉमन है कि मुझे भी पुराने गाने पसंद है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें मुझ जैसा। अब उसे नींद आ रही थी तो नीचे आकर सो गई। आज सुबह उठने में देर हो गई। जल्दी जल्दी शावर लिया। शिफॉन की लेमन येलो साड़ी पहनकर गीले बाल खुले छोड़ दिए। मालती पुकारती रही, मैम साहब नाश्ता कर लीजिए, पर वह चल दी। ऑफिस में जल्दी जल्दी पहुंची। आज सुबह 11 बजे मीटिंग थी। ऑफिस में शेखर को देखकर उसकी जुबान खुश्क हो गई। उसके ऑफिस के एक कलीग ने उससे कहा, राजशेखर सर यहाँ कभी नहीं आते हैं, हमेशा उनका स्टाफ आता है, आज पहली बार यहाँ आए हैं। मीटिंग में और भी कई लोग थे, शेखर भी वहाँ था। मीटिंग ख़त्म हुई तो वह उसके पीछे पीछे बाहर आया। मैम, आपसे कुछ डिस्कस करना था। मौके की नज़ाकत वो समझ सकती थी क्योंकि सीनियर्स अधिकारी शेखर के साथ चल रहे थे। प्रिया सर को अपने साथ ले जाओ। वो उसे अपने साथ ले गई। बैठने का इशारा करके खुद बैठ गई। कहिए मैम, क्या ड्रेसिंग सेंस है आपका? वाकई इस साड़ी में तो आप बेहद हसीन लग रही हैं, पर ऐसी साड़ी अगर ऑफिस में पहनेंगी तो लोग अपना काम खा करेंगे।
आपको उस नज़र से देखने का हक। सिर्फ बात को अधूरा छोड़कर मुस्कुराया। आपसे कहना था कि आज शाम आपके घर चाय पीने आ रहा हूँ। मैं शाम को नहीं मिल सकती, मुझे कहीं जाना है। और हाँ, आप मुझे ना ही कह सकती हैं। कितनी भी दूर जाएंगी, वापस मुझ तक ही आना होगा। वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। क्यों? मैं इस इंसान के सामने आते ही बेबस हो जाती हूँ। सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ तो आप करके बात कर रहा था और अकेले में तो हद पार कर देता है, घटिया कहीं का। अब उसे शाम का डर सताने लगा था, पर बात तो करनी ही होगी इससे। इस आदमी का मैं कतई भरोसा नहीं कर सकती। घर देर से पहुंची तो मालती खाना बनाकर जा चुकी थी। 7 बज चुके थे। अब कोई चाय का टाइम नहीं है। उसने फ्रेश होकर चेंज किया और बैठ गई। इतने में बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। समझ गई कि उसकी परेशानी का सबब आ गया है। बाहर ही बैठूंगी, अंदर पता नहीं क्या कर दे। वैसे भी इसके लक्षण सही नहीं हैं। फटाफट बाहर आकर लॉन में चली गई। ओह, तो मैडम यहाँ हैं। उसने चेयर खींची और उसके आगे बैठ गया। अगर हम दोनों यहाँ बैठे तो तुम्हारे सो कॉल्ड लोग बातें नहीं बनाएंगे। कहिए, पहले चाय बनाओ, मैं लेमन टी लेता हूँ विदाउट शुगर। ये कोई चाय का वक्त नहीं है। नो टेंशन, मैं किसी भी वक्त पी लेता हूँ। अंदर आकर मदद कर देता हूँ तुम्हारी। आप यहीं बैठिए, मैं खुद बनाकर लाती हूँ, वो गुस्से से बोली। ओके। वो बड़े ढीठपने से मुस्कुराया। बड़ा आया मदद करने वाला। अपने घर का किचन कभी देखा भी होगा। वह अंदर गई, लेमन टी बनाकर ले आई और उसके आगे टेबल पर पटक दी। लगता है आपका गुस्सा भी मिलाकर लाई हो इसमें। फिर तो ये पक्का जहर बन गया होगा। इसके साथ कुछ स्नैक्स तो ले आती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंपल लोग दूसरों को चाय के साथ स्नैक्स नहीं देते, बल्कि खुद खाते हैं। उसने सिर के पीछे दोनों हाथ बांधकर चेयर पर टिककर हंसते हुए कहा। वैसे तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो। जो कहना चाहो तो कह सकती हो। ये हक मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मुझे कोई हक नहीं चाहिए। अमीर लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। आज मुझ पर दिल आया है तो हक की बात है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेखर ने चाय का सीप लिया और ज़बरदस्ती उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तुम में है। अब क्या करोगी? नाउ आई एम सीरियस। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ, जानती हूँ। आपके इंटरेस्ट तो दुनिया भर में फैले हुए होंगे, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या कमी है आपके अंदर? कुछ भी तो नहीं। चलो, तुमने ये तो माना कि मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ। वो मुस्कुराया। सच में? कहीं ऐसा ना हो कि ये तारीफ़ सुनकर मैं तुम्हें अभी अपनी बाहों में कैद कर लूँ। उसने उसे देखते हुए कहा। आइंदा हम कभी नहीं मिलेंगे, प्रिया बोली। ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूँगा। आप इतने बड़े बिजनेस घराने से हैं। आपने किसे डेट किया है? मैं जानती हूँ। आपको अपना वक्त मुझ जैसी साधारण लड़की पर जाया नहीं करना चाहिए। तुम क्या हो? मुझसे और मेरे दिल से पूछो। और एक बात, तुमसे मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। चाहो तो आजमा कर देख लो। वैसे मेरे बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा कर रही हो। देखो, तुम मेरा प्यार हो और मेरी जिद भी, और मेरी जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता, तुम भी नहीं। वो मुस्कुराया। अब आप जा सकते हैं, काफ़ी रात हो गई है। और अगर ना जाऊं तो? वो उसकी तरफ बढ़ा तो उसने घबराकर उसे रोकने के चक्कर में उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। शेखर ने इसके इर्द गिर्द अपने हाथ बांध दिए। उसने घबराकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर पीछे नहीं कर सकी। तमाशा मत करो, तुम्हारे सो कॉल्ड देखने वाले लोग बाहर आ जाएंगे, जो ठंड में अंदर टीवी देख रहे हैं।
कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। वो उसके कान के पास आकर बोला। वो अब भी उसकी पकड़ में थी। उसने पकड़ ढीली की तो वो छिटक कर खड़ी हो गई। बड़ी बेरहम हो तुम। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता। लगता है मेरी शक्ल तुम्हें इतनी पसंद है कि बार बार देखना चाहती हो, इसीलिए मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे अनब्लॉक करो, नहीं तो रोज़ यहाँ आ जाऊँगा। और हाँ, अनब्लॉक करने से ही काम नहीं चलेगा, फ़ोन सुनना भी पड़ेगा। देर हो गई है, आप जाइए। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला, ठीक है, जा रहा हूँ। अगर फ़ोन नंबर ब्लॉक मिला तो कल फिर मिलेंगे। तुम्हारे करीब आने के लिए तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों, ठीक कहा मैंने? बड़े ढीठपने से मुस्कुराते हुए बोला, बाय डार्लिंग। उसके जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। निहायती बेशरम इंसान। उसने गहरी सांस भरी और घर के अंदर चली गई। डिनर करने के बाद टहलते हुए सोचने लगी कि इसे अनब्लॉक करूं तो मुसीबत, ना करूं तो मुसीबत, पुलिस कंप्लेन करूं तो क्या। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने शेखर को अनब्लॉक कर दिया। वह टहलने के बाद अंदर आकर बेडरूम में लेट गई। फ़ोन बजा तो शेखर का ही फ़ोन था। उसने नहीं उठाया। जब दूसरी कॉल आई तो उसने उठा लिया। हेलो, अच्छा लगा जानकर कि तुम मेरे फ़ोन का वेट कर रही थी, उसने हंसते हुए कहा। वो चुप रही। देखो, ये चुप्पी मुझे नाकाबिले दर्शात है। लगता है कल तुमसे रूबरू होना पड़ेगा। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, सच्ची सुन रही हो? वो ज़ोर से हंस दिया। तो फिर मेरी हार्ट बीट सुनो। जब से तुम मुझे मिली हो, मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं रही हैं। मेरा दिल कहीं बाहर उछलकर तुम्हारे पास न आ जाए। अगर मुझे कुछ हुआ तो सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा। पता नहीं तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी। जानती हो, तुम हर रोज़ मेरे सपने में आती हो और मुझसे कहती हो कि मुझसे मिलने कब आओगे। तभी तो मैं आज आया था। तुम एक काम करो, मेरा फ़ोन टेप करके पुलिस में कंप्लेन कर दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी दीवानगी पूरी दुनिया देख ले। मुझे नींद आ रही है। मेरी जान, मोहब्बत के बाज़ार में ये हीरा कौड़ियों के भाव बिक रहा है। हाथ से मत जाने देना। वो हंस दिया। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सिर्फ मेरे सपने देखने की इजाज़त है तुम्हें। प्रिया ने झुंझलाकर फ़ोन रख दिया। ना समझ इंसान, अभी तो यहाँ पर इतना कुछ बक बक करके गया था, फिर फ़ोन पर भी कर दिया। कहता है मेरा फ़ोन ट्रैप करके पुलिस में दे दो और मेरे साथ तुम भी बदनाम हो जाओ। तुम्हारे पोस्टर भी सारे शहर में चस्पा हो जाए, तुम्हारा नाम भी न्यूज़पेपर में छप जाए। अमीर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी न्यूज़ तो उनके लिए गोल्ड मेडल होती हैं, पर मुझे ऐसा गोल्ड मेडल नहीं चाहिए जिसका जवाब देना मुझे भारी पड़ जाए। अब तो सारी गालियाँ भी ख़त्म हो गई हैं मेरे पास। वह गुस्से में भुनभुनाती हुई सोचने लगी, पता नहीं किस लड़की की किस्मत फूटेगी जो इसकी बीवी बनेगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। गजब कि वो उसके सपने में भी प्रकट हो गया था, उसे अपनी बाहों में समेटे हुए। और इससे भी हैरत अंगेज बात ये थी कि वो उसकी बाहों में खुश नज़र आ रही थी। उसकी नींद खुल गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो। ईश्वर करे कि ये भयानक सपना सपना ही रहे। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह उठी, देर से उठी, संडे था। नाश्ते के बाद बैठी हुई थी तो कविता का कॉल आया। हे लकी गर्ल, कैसी हो? ऐसा भी क्या लक है मेरा, उसने हंसते हुए कहा। शेखर ने कहा है कि वो तुम्हें प्यार करने लगा है और तुम भी उसे पसंद करती हो। वाट? वो आसमान से गिर पड़ी। वाट क्या, मानना पड़ेगा, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल बाद में बात करती हूँ। उसने बम फोड़कर फ़ोन रख दिया। अच्छी चॉइस माय फुट। कहता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। उसे सोच कर ही गुस्सा आ गया। अभी मिल जाए तो मुँह नोच लूँगी। इतने में मालती आई। मैम साहब, दिन में क्या बनाऊँ?
कुछ नहीं मालती, मैं बाहर जा रही हूँ, शायद शाम तक लौटूंगी। तुम खा लेना, किचन समेटकर घर चली जाना। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। आज उसे बहुत बोरियत महसूस हो रही थी। बोरियत दूर करने के लिए उसने शॉपिंग करने का फ़ैसला किया। वॉकिंग करके जाऊंगी, बहुत दिनों से वॉकिंग नहीं की है। शॉपिंग तो नामात्र की ही होगी, बस पैदल चलना हो जाएगा। आज मौसम बहुत खुशगवार है, अच्छी धूप है। तैयार होकर वो मार्केट के लिए निकल गई। सड़क के किनारे देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बारिश के बाद सड़कें धुली हुई महसूस हो रही थी। आज हवा में अजीब सा ताज़ापन था। उसने गहरी सांस खींचकर फेफड़ों में भर ली। घर से बाहर निकलकर उससे अच्छा महसूस हो रहा था। ये मेरा अपना शहर है। आंखें बंद करके सड़क के किनारे अकेले में एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो चुपचाप प्रकृति को महसूस कर रही थी। सच में ज़िंदगी इन पेड़ों के बिना कुछ भी नहीं है। कितना खूबसूरत है सब कुछ। वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। अबे एक बार फिर उसे याद आ गया था, जो उसके दिलो दिमाग में कड़वाहट घोल गया था। क्या सब लोग ऐसे ही होते हैं? क्या प्यार का कोई मोल नहीं होता? सब भावनाओं से खेलते हैं। जिसे कभी मैं प्यार करती थी, वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया। और दूसरा, छी, उसे ना तो खुद शर्म है, ना किसी की परवाह है। और ऊपर से सबसे झूठी बात, उसे 4 दिन में मुझसे प्यार हो गया है। वो तो कुछ दिन साथ घूमकर छोड़ने वालों में से एक है। दुख से उसकी आंखें भर आई। मैं भी कहाँ उसके बारे में सोचने लगी। कौन सा मैं उससे प्यार करती हूँ? उसके 1000 झूठ कहीं का। चल प्रिया, अपने लिए अकेले ही काफ़ी हैं। किसी से भी कोई उम्मीद मत करना। किसी से भी कोई उम्मीद मत करना। उसके दिमाग पर एक बोझ सा हो गया था। भारी कदमों से चलते चलते उसका मन उदास हो गया। ज़िंदगी अजीब सी हो गई है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। घर में रहकर भी क्या करूं? शाम गहराने लगी थी। थोड़ी बहुत शॉपिंग की जो उसकी थी। उसके बैग्स उसके हाथों में थे। ठंड भी बढ़ गई थी। पहले सोचा कि रिक्शा कर लूं, पर फिर वो जल्दी जल्दी चलने लगी। उसने जिससे जल्दी से घर पहुंच जाए। अपने ध्यान में खोई हुई वो चली जा रही थी कि बगल में गाड़ी आकर रुकी। अंधेरा हो गया है। शेखर ही था। चलो घर छोड़ देता हूँ। वो उसे अनसुना करके चलने लगी। एक तो पहले ही उसका मन उदास और खिन्न था, ऊपर से उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उसका पारा हाई कर दिया। शेखर ने गाड़ी एक तरफ लगाई और उसके साथ चलने लगा। वो रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। दोनों आमने सामने खड़े हो गई। आप चाहते क्या हैं मुझसे? कुछ नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई लव यू प्रिया। जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो। जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी। चाहे किसी को भी तकलीफ़ क्यों ना हो, जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी है। वो ज़ोर से रो पड़ी। आपका प्यार एक तरफ़ा है। वैसे ये प्यार है ही नहीं, एक मजाक है मेरे साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी पटरी पर लौटी है। दोबारा अगर कुछ भी हुआ तो मैं संभल नहीं पाऊँगी। उसकी हिचकियाँ बंध गई। शेखर पहली बार चुप था। वो उसे रोते हुए देख रहा था। ज़िंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बनना पड़ता है। मुझ में जो भी कमी है वो मैं ठीक कर सकती हूँ। शेखर ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे पैसे से, रुतबे से, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि अमीर लोग हमेशा बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले कोई लड़की नहीं थी, पर
यकीन करो तुम आखिरी लड़की ज़रूर हो। वो सुनती रही और सिसकियाँ भरती रही। तुम मेरा प्यार हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है जो किसी के मरने की वजह बन जाए। तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो ठीक है कि आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। उसने अस्पष्ट शब्दों में कहा। ठीक है, अब रोना बंद करो। शेखर ने शांत स्वर में कहा। रात हो गई है, घर चलो। मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ। वो चलने लगी। शेखर उसके साथ नहीं, पर उससे कुछ कदम पीछे चल रहा था। चुपचाप बिना कुछ बोले वो घर पहुंच गई। उसने गेट खोला, अंदर गई। पीछे मुड़कर देखा। शेखर गेट के बाहर खड़ा था, बिल्कुल खामोश। अब की दफ़ा वो अंदर नहीं आया, वहीं से मुड़ गया। पहली बार प्रिया ने उसके चेहरे पर खामोशी देखी थी। एक अजीब सा भाव उसके चेहरे पर महसूस किया था। वह अंदर आई। आज उसके भीतर भी कुछ सूना हो गया था। कुछ देर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। सोचती रही कि आज मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, पर शायद वो नहीं समझ रही थी कि प्यार उसके दरवाजे तक चलकर खुद आया था और उसने उसे वापस लौटा दिया था। आज उसका कुछ खाने का मन नहीं था। पानी पीकर चुपचाप लेट गई। चुपचाप लेट रही। आज न कोई फ़ोन कॉल, न कोई मैसेज, कुछ नहीं आया। काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई। सोई तो सुबह जब उठी सबसे पहले फ़ोन चेक किया। कुछ ऑफिस के मैसेज थे। वो उसने 2 बार चेक किया, फिर अपने आप से पूछा कि फ़ोन में क्या ढूंढ रही हूँ मैं। आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रह गई। मालती घर का काम कर रही थी। उसने पूछा, मैम साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आप इतनी चुपचाप नहीं रहती, इसीलिए पूछा। वो चुपचाप सोफे पर लेट गई। सोचने लगी। सारा दिन शेखर के बारे में सोचने का काम ख़त्म हो गया। कल रात वो मेरे साथ होने के बावजूद भी मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे था। इतना कुछ सुनाने के बाद भी वो मुझे घर तक छोड़कर गया, पर कल उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वो सचमुच ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसने एक झटके में जो कुछ कहना था वो कह तो दिया था, पर शेखर ने उसके खाली जीवन में एक हलचल तो मचा ही दी थी। उसने 1 हफ्ते तक छुट्टी बढ़वा दी। जिस शेखर ने उसके घर आकर उसे परेशान किया था, उसका कोई अता पता नहीं था। वो एक अजीब सी घुटन और कसमकस में फंस गई थी। सोच रही थी, वो भी अजीब नौटंकीबाज है। सोचता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगी। कहता है कि प्यार करता है, तो जो प्यार करते हैं क्या वो ऐसे छोड़ देते हैं? पर मैंने ही तो कहा था, मैं उसके पीछे हरगिज़ नहीं जाऊंगी। आखिर मेरी भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है। उसके भाव फालतू में बढ़ जाएंगे। क्या पता मुझे गोल्ड डिगर समझ ले। उसके रुपए पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर वैसे इतना बुरा भी नहीं था बंदा। हफ्ता बीत गया। प्रिया अब रोज़ शेखर के बारे में सोचने लगी। फिर एक दिन कविता का फ़ोन आ गया। कैसी है? आज बहुत दिनों बाद फ़ोन किया। भाई तू तो शेखर से मिलते ही मुझे भूल गई। बाय द वे, शेखर से तो रोज़ तेरी बात होती होगी, पर तू उसे देखने यहाँ नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? उसने तुझे नहीं बताया? प्रिया का दिल धक हो गया, पर वो चुप रही। 25 तारीख रात वापस लौटते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। बाल बाल बचा। 25 तारीख तो उस दिन थी जिस दिन मैंने उससे झगड़ा किया था। वह गहरी सोच में डूब गई। बड़ा केयरिंग है, तुझे नहीं बताया। सोचा होगा कि तू खामखा परेशान हो जाएगी। तू बड़ी किस्मत वाली है, उसने तेरा हाथ थामा है। कभी मत छोड़ना। जब वो अमेरिका से वापस आएगा उससे तुरंत शादी कर लेना। कहीं ऐसा ना हो वहाँ से किसी अंग्रेजी मैम को मेरी देवरानी बनाकर ले आए। लगाम खींच कर रखा कर उसकी। कविता हंसते हुए बोली, चल बाय। एक बार फिर उसके दिमाग में तूफान उमड़ पड़ा। वो अमेरिका चला गया। उस दिन मैंने उससे कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो।
उसने फ़ोन हाथ में ले लिया। प्यार न सही पर उसे जानती तो हूँ, बात कर लूँ उससे, सोचते हुए शेखर का नंबर मिला दिया। उसने शेखर को फ़ोन मिलाया पर उसने नहीं उठाया। वह गहरी सोच में डूब गई। उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह मैं ही हूँ। न मैं उस दिन उससे झगड़ा करती न वो परेशान होता। मैंने भी कह दिया कि मैं खुद को समझ कुछ कर लूँगी। मैं क्या इतनी कमज़ोर हूँ? उसे तो मैं और तरीके से भी रोक सकती थी। मैं भी पागल हूँ। किसी और का गुस्सा उस पर उतार दिया, पर वो भी तो कम इरिटेटिंग नहीं है, इसीलिए इतना कुछ बोल गई। अब तो बहुत उदास थी। ज़िंदगी भी अजीब है, किसी इंसान की किस्मत में अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं होता। खैर, जो भी हो, चल प्रिया, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तैयार होकर तैयार होने लगी। बॉटल ग्रीन कलर की भागलपुरी साड़ी विद मरून सेट्स पहनकर अपने लंबे बालों का ढीला जूड़ा बनाया। काली बिंदी लगाकर शीशे में देखा तो फिर शेखर याद आ गया। उसकी बातें याद करके उसके होठों पर मुस्कुराहट आकर फिर गायब हो गई। गाड़ी निकाली और चल दी। उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। ऑफिस पहुंचकर पेंडिंग काम निपटाकर बैठ गई। लंच टाइम में ऑफिस में सब आपस में बात करने लगे तो वो भी वहां जाकर बैठ गई। एक ने कहा, मैम, आप कब शादी कर रही हैं? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं पार्टी का। क्यों? शादी ही सब कुछ होती है? वो फीकी हंसी हंस दी। तब तक कंचन बोली, मैम, यू आर राइट। शादी सब कुछ नहीं होती पर बहुत कुछ होती है। सब ज़ोर से हंस पड़े। अरे मैम, आपका गुस्सा निकालने के लिए पर्सनल पंचिंग बैग मिल जाता है, कंचन ने हंसते हुए कहा। मैम, मैंने तो डिसाइड किया है कि आपकी शादी में मैं लहंगा पहनूंगी। फिर तो तुम्हारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। वो वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। चाय पान लगा। मालती खाना बना कर गई तो वह अलसाई हुई बाहर बैठ गई। उसने दी को फ़ोन मिलाया। हेलो दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? आप तो भूल ही गई कि आपकी एक छोटी बहन भी है। तू तो मेरे बच्चों से पहले ही है पगली लड़की। वैसे भी तू तो इस दुनिया में मेरा पीछा करते हुए आई है। दी हंस पड़ी। हम दोनों इनसे पहले साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे, दी कहते हुए इमोशनल हो गई। प्रिया, मेरे मायके में तेरे अलावा है ही क्या? मेरा सबसे प्रीशियस जेम स्टोन। लव यू मेरी जान। एक बहुत बड़ी जादू की झप्पी भेज रही हूँ तेरे लिए। तू आई क्यों नहीं बहुत दिनों से? मैं तो आ जाती हूँ दी, आप मेरे पास कहाँ आते हो? बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाओ ना, बच्चे यहाँ से स्कूल चले जाएंगे। मैं बहुत अकेली हूँ। वो फ़ोन पर सुबक पड़ी। अच्छा तो चुप हो जा, मैं माँ जी से पूछकर तुझे बताती हूँ। दी, बच्चों को लेकर आना। ओके। उसने फ़ोन रख दिया। सच में दी अगले दिन शाम को बच्चों को लेकर पहुँच गई। उसके सुने घर में तो मानो बाहर आ गई थी। दोनों बच्चे मासी से चिपक गए। वह बच्चों के लिए खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आई थी। मम्मा, मैं तो मासी के घर ही रहूँगा। 7 साल का गुन्नू मासी के गले में झूल गया। मम्मा, मासी आपसे अच्छी हैं। तब तक चीनू भी उसके करीब आ गई। मासी, मैं भी अब। उसने दोनों को गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। ठीक है दी, ये दोनों मासी के पास रहेंगे। दी मुस्कुराते हुए प्यार से तीनों को देखने लगी। डिनर करने के बाद बच्चे टीवी देखने लगे तो दोनों बहनें बाहर आकर बैठ गई। तुमने आगे क्या सोचा है? किस बारे में? अरे मैं शादी की बात कर रही हूँ। कुछ नहीं, क्या सोचना, वह हंस दी। किसी न किसी का साथ ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, कब तक अकेली रहोगी? मैंने 1-2 लड़के देखे हैं, अच्छे ख़ानदान के हैं,
मिल लो, तुम्हें कोई पसंद आए तो फिर देखते हैं। वो चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं बोली। इतने में दी के आगे पड़ा हुआ उसका फ़ोन बज उठा। उस पर शेखर का नाम देख दी ने उसकी तरफ देखा। ये शेखर कौन है जो इतनी रात में तुम्हें फ़ोन कर रहा है? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तब तक फ़ोन में 2 मिस कॉल आ चुकी थी। प्रिया ने दी की तरफ देखा। कोई नहीं, ऑफिस में कोई है। ऑफिस वाला कोई इतनी रात को क्यों फ़ोन करेगा? तीसरी बार कॉल आई तो दी ने फ़ोन उठा लिया। दी ने फ़ोन पर हेलो नहीं कहा, फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, कल तुम्हारा फ़ोन आया था, मैं ले नहीं पाया, बिजी था। दी ने उसे इशारा किया, बात करो। प्रिया घबरा गई। उसने फ़ोन उठा लिया तो वो उठकर खड़ी हो गई। फ़ोन स्पीकर पर ही था। हेलो, मैं प्रिया की बड़ी दी बोल रही हूँ। हेलो दीदी, आप मुझे नहीं जानती हैं, मैं शेखर हूँ। प्रिया ने कहा, रुको, अभी बात कराती हूँ। दी ने प्रिया को आंखें दिखाई। हेलो, मुझे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, हुआ था, पर अब मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, ख्याल रखिएगा। उसने झटपट फ़ोन ऑफ कर दिया। बड़ा ख्याल रखने की बात हो रही थी। वैसे ये शेखर हैं कौन? दी, शेखर कविता का देवर है। कौन कविता? वो तुम्हारी फ्रेंड? हाँ। मुझे बताओ कौन है ये? फैमिली वगैरह कहाँ रहता है? दी, वो शेखर बांधवा है, जहाँ कविता रहती है वहीं उसके बगल में घर है। वो और कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहती थी, पर दी तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। दी, उसका पूरा नाम राजशेखर बांधवा है। बांधवा ग्रुप का सीईओ। वो तो बांधवा ग्रुप्स वाले सीपी बांधवा का बेटा है। अब प्रिया चुप नहीं रह सकी। उसने दी को सब कुछ बता दिया। दी सोच में डूब गई। प्रिया, वो बहुत बड़े लोग हैं, जानती हो ना? इसीलिए दी, मैंने उसे मना कर दिया। अगर मना किया था तो फिर फ़ोन क्यों किया? तुम कोई बच्ची तो नहीं हो, या फिर कुछ और है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? नहीं दी, कुछ और नहीं है। लाओ फिर मुझे फ़ोन दो। ऐसा डांटूंगी कि फ़ोन करना भूल जाएगा। वो क्या सोच रहा है कि तुम अकेली हो? नहीं दी, रहने दीजिए, मैं अब उससे बात नहीं करूँगी। दी को सारा माजरा समझ आ रहा था। अच्छा लाओ, उसका नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। ओहो दी, आप क्या बात करेंगी उससे? अच्छा फ़ोन दो तो सही। दी ने ज़बरदस्ती फ़ोन लेकर वापस मिलाया। अब प्रिया डर गई। हो गॉड, वो तो एक नंबर का लफंगा है, कहीं मुझे समझकर दी से अनाप शनाप न बोल दे। दी उसे एक तरफ खड़े करने का इशारा करके फ़ोन मिलाने लगी। प्रिया दी के गुस्से से वाकिफ़ थी, इसीलिए वहीं पर खड़ी हो गई। फ़ोन पर बात करते हुए दी टहल रही थी। प्रिया बेचैन होकर चुपचाप खड़ी थी। यही कोई 5 मिनट बाद दी आ गई। डर के मारे प्रिया का गला सूख गया था। दी ने उसकी तरफ देखा। मैंने उसे अपने घर बुलाया है, नेक्स्ट मंथ जब वापस आएगा तब। पर दी, आपने क्यों? देखो तो सही कि कैसा इंसान है। पर दी, मुझे तुम तो चुप ही रहो। अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश करके रख दिया है, दुनियादारी की जरा भी समझ नहीं है। क्लास 1 पोस्ट पर बैठी हो और अक्ल घुटने पर है। कोई भी बात हो तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। माँ नहीं है तो तुमने सोचा कि बस अब मनमर्जी करोगी। दी उठकर अंदर चली गई। वो बैठकर सोचने लगी, उसने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया जो दी इतने गुस्से में थी। मैंने दी को नाराज़ कर दिया। फ़ोन करूं उससे, पूछूं तो वो तो है ही बकवास बंदा। नहीं, फ़ोन किया तो फिर से ज़्यादा ही परेशान करने लगेगा। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने लगी तो दी उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। मालती दूसरे काम निपटा रही थी। दी के गले लगकर दी को सॉरी बोला। उसका पपी फेस देख दी हंस पड़ी। चल नाश्ता कर ले। दी, बच्चों को स्कूल से आप ले आओगे? दी के हाँ कहने पर वो रास्ते में बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑफिस चली गई। जब घर आई
तो दी नॉर्मल थी। तब उसकी जान में जान आई। दी 4 दिन उसके पास रहकर वापस चली गई। प्रिया ने शेखर को फ़ोन नहीं किया, न उसका फ़ोन आया। जब बात ख़त्म हो गई है तो दी क्या बात करेंगी। एक दिन दी का फ़ोन आया, प्रिया सैटरडे शाम को यहाँ आ जाओ, संडे को मेरे पास रुकोगी। संडे को मैंने शेखर को बुलाया है, पर दी मैं आकर क्या करूँगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। बेचारी प्रिया डरते हुए सैटरडे शाम को पहुँच गई। डिनर के बाद दी ने उससे कहा, कल दिन में शेखर आ रहा है। पर दी, परवर कुछ नहीं, तुम पहले ही अपने लिए बहुत अच्छा कर चुकी हो, अब भगवान के लिए चुप रहना। संडे को दी ने उसे सुबह ऑर्डर दे दिया, अच्छे से तैयार हो जाओ। वो तुनक गई, तैयार क्या होना है, जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। दी ने बहुत तैयारियां कर रखी थी। प्रिया देख रही थी, उसे आश्चर्य हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका रिश्ता पक्का होने वाला है। ये दी भी ना बड़ी अजीब है, उस बेकार आदमी के लिए खुद भी इतना तैयार हो रही है और मुझे भी तैयार होने को कह रही है। तैयार होकर दी बेहद खूबसूरत लग रही थी। कांजीवरम की ग्रीन और रेड गोल्ड जरी बॉर्डर की साड़ी उन पर बहुत खिल रही थी। दी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। दी, आप ये ग्रीन साड़ी मुझे पहनने देती। ये क्या, मुझे पीली साड़ी पहना दी। हाय प्रिया, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। दी ने उसकी बलैया ले ली। इतने में बाहर 2 गाड़ियाँ आकर रुकी। जो लोग अंदर आए उसमें शेखर, उसके मम्मी पापा, दादी, कविता और उसकी फैमिली थे। दी और जीजाजी ने आगे बढ़कर उनका वेलकम किया। प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतने सारे लोग। दी ने आँख से इशारा किया कि सब बड़ों के पैर छुओ। उसे पैर छूते हुए बड़ा अफोर्ड फील हो रहा था। मन ही मन दी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। शेखर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था पर मजबूर थी। शेखर की दादी ने बड़े प्यार से उसे अपनी बगल में बैठा दिया और बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोली, बेटा इस नालायक से शादी करोगी। प्रिया आश्चर्य से सबको देखने लगी। सब हंस रहे थे और प्रिया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। लड़का और लड़की को आपस में बात तो करने दो। शेखर 1 महीने बाद लौटा है। बेटा शेखर, 1 महीने बाद आज ही मिल रहे हो प्रिया से। जी दादी। शेखर उसे देखते हुए मुस्कुराया। होंगे तुम्हारे माँ बाप मॉडर्न, मैं तो पुराने ख्यालात की हूँ। ज़रा लड़का लड़की को आपस में बात करने दो। जाओ बेटा, दादी ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। कविता उठकर प्रिया के पीछे जाने लगी तो दादी ने उसे डांट कर बैठा दिया। वो दोनों बाहर गए। प्रिया असमंजस में थी। क्या सोच रही हो, क्या है ये सब। प्रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, जीते जागते सबूत लाया हूँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हें यूज़ एंड थ्रो वर्ड से बहुत प्यार है ना, बार बार कहती हो ना, इस बात को तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। कहीं लोग ज़िंदगी भर साथ रहकर प्यार नहीं करते। कुछ लोग थोड़े से वक्त में पूरी ज़िंदगी बन जाते हैं। तुमसे तुम्हारी सादगी से इश्क हुआ है और यकीन करो पूरी ज़िंदगी निभाऊंगा। विल यू मैरी मी प्रिया। प्रिया के गाल लाल हो उठे। इस सब में दी भी आपके साथ थी। शुक्र है दीदी, तुम्हारे जैसे अमीरी गरीबी तुम्हारी सो कॉल्ड सिंपल लोगों वाली थ्योरी से अपसेट्स नहीं हैं। तुमने क्या सोचा, दीदी से सिर्फ उस दिन तुम्हारे सामने ही बात हुई थी। बंदा भाभी के साथ दीदी घर आके जा चुका है। वो मुस्कुराया। अगर ये सब करना ही था तो आप अमेरिका क्यों गए। मैडम, अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी गया था। क्यों। योर हाईनेस से कैसे बात करनी है ये सीखने। वो हंसते हुए बोला, अब भी तुम्हें मेरी नीयत पर शक है। चलो अंदर चलते हैं। ज़्यादा देर अगर मेरे साथ रही तो कहीं मना ही न कर दो। तो मैंने हाँ किया ही कब। दीदी को बुला लेता हूँ, उनके सामने ना कर दो। वह अंदर जाते हुए बोला। अंदर बेहद खुशी का माहौल था। प्रिया को देखते हुए शेखर की माँ बोली, पहली बार इसने कोई
काम ठीक से किया है। बेटा, तुम्हें ये कैसे पसंद आया? ये तो हमें ही इतने सालों से कभी पसंद नहीं आया। उसके पापा हंसते हुए बोले। चलो अभी तो बातचीत फाइनल कर रहे हैं, रोका कब करना है? पंडित जी से डेट निकलवा लेंगे। अगर शादी जल्दी हो तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं जी, हमें कैसी परेशानी होगी? जीजाजी की माँ ने हाथ जोड़कर कहा। शेखर ने प्रिया की तरफ देखा तो उसने नज़रें झुका ली। जब वो लोग गए तो प्रिया दी से पूछने लगी, मुझसे बिना पूछे आपने मेरा रिश्ता इस इंसान के साथ तय कर दिया? क्या कमी है उसमें, बताओ ज़रा। वो बहुत बदतमीज़ है, मेरे साथ उसने बहुत अच्छे से बात की। दी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो जब मैंने उससे बात की थी तो उसने क्या कहा था? दीदी, मेरा कसूर नहीं, मेरी अमीरी है, और मैं सब कुछ छोड़ भी दूँ तो मेरे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? और मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ। अब बताओ वो लड़का कैसे बुरा हो सकता है? प्रिया, एक बार फिर सच्चा प्यार लौटकर तुम्हारी चौखट पर आया है, उसे मत जाने दो। बाकी तुम्हारी मर्जी। प्रिया दी के गले लग गई। दी, इस बार आपने चुना है तो बस अब मैंने खुद को आपके हवाले कर अब मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया है। तो ठीक है, फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? दी ने हंसते हुए उसके माथे को चूम लिया। दोस्तों, क्या होगा प्रिया और शेखर की लाइफ में आगे, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।